11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में जाते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पीठ थपथपा देते हैं विकास के कार्यों के लिए। लेकिन 12 मार्च को अगर मैं बकौल रवीश कुमार के शब्दों में कहूं तो हरियाणा के सियासत से मनोहर लाल की मनोहर कहानियों का अध्याय ही समाप्त हो गया। नायब सैनी नए मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और हरियाणा में भाजपा ने अपने ही एक और मुख्यमंत्री को बलि पर चढ़ा दिया। इसके पहले विजय रूपाणी को गुजरात में बलि पर चढ़ा दिया गया था। मध्य प्रदेश के राजनीति से शिवराज सिंह चौहान का अध्याय समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में वसुंधरा को विधायक पद तक सीमित कर रख दिया गया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठाकर उनके राजनीति का इतिश्री कर दिया गया। तो क्या है सियासत में पीठ ठोकने का मतलब? आज के वीडियो में मैं इन सब बातों से पर्दा हटाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इधर हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर का पीठ थपथपाते हैं, वहीं बिहार में नीतीश कुमार यूके का दौरा बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस चले आते हैं और इंडिया आकर सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति नाथ पारस के यहां जाते हैं और उनका पीठ थपथपा देते हैं। कहते हैं अड़े रहिए, हाजीपुर पर अड़े रहिए और मांगते रहिए। बड़ा मांगेंगे तो मिलेगा भी बड़ा। बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। चिराग पासवान एनडीए के रहेंगे या इंडिया में जाएंगे, इस पर संशय आज भी बरकरार है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में रहें। तो ये सियासत का जो पलटफेर का दौर चल रहा है, इसमें किसकी कौन सी भूमिका है ये आज के तारीख में समझ में नहीं आ रहा है। आमने सामने लड़ने वाले भी आपस में मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इस पर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। हरियाणा की राजनीति में जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का क्या होगा? दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव में भाजपा को जमुना पार भेज रहे थे और चुनाव परिणाम आने के बाद बिन मांगे समर्थन देकर डिप्टी सीएम बन गए और अचानक ही हरियाणा के राजनीति में हाथिए पर चले गए। तो क्या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का खेल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। कहीं न कहीं आज के तारीख में दुष्यंत चौटाला हो या मायावती, एक आज की तारीख में भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हरियाणा के सियासत को समझे तो हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति चलती है और भाजपा शुरू से ही गैर जाटों की पार्टी रही है। अब जबकि 2024 के चुनाव के पहले भाजपा को लगा कि जाट इकट्ठे हो गए हैं और उनके भी बड़े नेता विजेंद्र सिंह जाट नेता जो कि सांसद थे हिसार के, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे में भाजपा को लगा कि अब जाट वोटों में बंटवारा कर दिया जाए। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है, इन लो है। अब जेजेपी दुष्यंत चौटाला भी उसी में आ जाए। 10-10%, 15-15% वोट काटे, आपस में लड़कर विपक्ष हरियाणा में खत्म हो जाए और गैर जाट वोटों के बल पर
भाजपा एक बार फिर हरियाणा में क्लीन स्वीप कर जाए। ये तो सियासत का खेल है जिसमें आज के तारीख में दुष्यंत चौटाला भाजपा में न रहते हुए या भाजपा के साथ न रहते हुए भी भाजपा के लिए काम करने जा रहे हैं। इसीलिए दुष्यंत चौटाला को जरा सा भी रंज नहीं है डिप्टी सीएम पद से हटने का या गठबंधन टूटने का। इस बारे में उनका कोई बयान तक नहीं आता है, यक्स पर कुछ लिखते तक नहीं है। तो इस सियासत में आज के तारीख में दुष्यंत चौटाला का जो रोल है वो कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम की है। वहीं अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की सियासत की तो मायावती ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और देखने वाली बात यह है कि चारों के चारों प्रत्याशी मुस्लिम हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में मायावती भी आज के तारीख में काम कर रही हैं। इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि मुस्लिम ओबीसी नोटों का बिखराव हो जिससे मिशन 80 में सफलता प्राप्त किया जाए। तो देश के सियासत में इस समय जो चल रहा है वो अभूतपूर्व है। ये आजादी का अमृत काल चल रहा है और इसी के साथ मैं कह दूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह का भी अमृत काल चल रहा है। और जिस ढंग से राज्यों के छत्रप को एक एक कर हटा दिया गया राज्यों की सियासत से, अगला निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो कौन। ये चूहों की जब सभा हुई थी तो सवाल यही उठे था कि जब भी चूहा आएगा घंटी बजेगी, इसके लिए उसके गले में घंटी बांध दिया जाए। लेकिन आज के तारीख में सवाल यही है कि एमपी में निपटा दिए गए, राजस्थान में निपटा दिए गए, छत्तीसगढ़ में निपटा दिए गए, आसाम में निपटा दिए गए सदानंद सोनेवाल, हरियाणा में भी मनोहर लाल की मनोहर कहानियां खत्म हो गई। लेकिन यूपी में जो हिंदुत्व का चेहरा बैठा है उसको कौन हटाएगा। अब कहीं न कहीं जो सियासत में सवाल उठना चाहिए, लेकिन उस सवाल को उठाने की किसी टीवी मीडिया की हिम्मत नहीं है। भाजपा में मोदी के बाद कौन? जनता स्पष्ट रूप से कह देगी कि मोदी के बाद योगी। लेकिन भाजपा का इस समय का आला कमान इस बात को मानेगा नहीं और कहेगा मोदी के बाद शाह नहीं हो सकते हैं। तो जो आपसी पेच फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, उस पेच में छोटे छोटे दल और राज्यों के छत्रप सिर्फ मोहरे हैं। उनको सेट किया जा रहा है मोदी और शाह के इशारे पर कि किसकी सियासत में कौन सी भूमिका रहेगी। कभी जेपी नड्डा ने कहा था कि राजनीति में छोटो दलों का अस्तित्व समाप्त होने का समय आ गया है और उसी मिशन पर चल रही है। आज जेजेपी निशाने पर है, कल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी बिहार पर निशाने में रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 टुकड़ों में हो गई है। ये तो हर कोई कह रहा है कि नीतीश का जदयू 2024 के चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं जदयू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी बिहार में कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ गठबंधन करती रहती है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में भी निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इसलिए आ गई है कि कहीं न कहीं देश को दिशा और दशा बदलने का अगर मादा कोई राज्य रखता है, 2024 के चुनाव का समीकरण बदलने का किसी ने जज्बा दिखाया किसी राज्य ने, तो राज्य है बिहार, जहां का 9वीं फेल नेता तेजस्वी यादव पूरे देश की सियासत को बदल कर रख दिया है। और आज के तारीख में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ा सा भी घबराहट का माहौल है तो उस माहौल को पैदा करने वाले नेता का नाम है तेजस्वी यादव।
तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ अगर चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो बिहार की सियासत में भी खेला होगा। इन सब के बीच में देश की टीवी मीडिया आपको 400 के पार नहीं, हो सकता है कि चुनाव खत्म होते होते 425 के पार भी पहुंचाने का काम कर दे। लेकिन हकीकत यही है कि आज के तारीख में मोदी और शाह की टीम के लिए 2024 में 272 के लाले पड़े हैं और निगाहें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर है। और इन राज्यों में थोड़ा सा भी खेल हो गया तो ये बहुमत का आंकड़ा 240 के नीचे भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति में शायद मोदी की हैट्रिक न पूरी हो पाए। इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो चल रहा है उसके बारे में अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।